नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पॉलिटिकल साइंस की एक क्लास लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से। लास्ट क्लास में हमने बात की थी समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 था समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 था कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 था अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 था उपाधियों का अंत। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है, हमें कुछ स्वतंत्रताएं बताई गई है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 एक ए, 19 एक बी, 19 एक सी, 19 एक डी, ई, एफ, जी, ऐसे कुछ स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 एक की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 एक, अनुच्छेद 19 एक ए, अनुच्छेद 19 एक ए की बात करते हैं। इसमें में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें बताई गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 एक ए में बताया गया है, अर्थात हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक में बताई गई है। अब इसमें कुछ स्वतंत्रताएं बताई गई है। हमें इसमें बताई गई है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें ये प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। दूसरी इसमें बताई गई है विज्ञापन की स्वतंत्रता। विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता। तीसरी हम इसमें बात करें तो इसमें बताया गया है हमें चुप रहने का अधिकार। इसमें है चुप रहने की स्वतंत्रता। चुप रहने की स्वतंत्रता, कि हम चुप भी रह सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बताया गया है फोन टेप के विरुद्ध अधिकार। फोन टेप के विरुद्ध स्वतंत्रता अधिकार, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, या लिख सकते हैं स्वतंत्रता। फोन टेप के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता एक इसमें बताई गई है सरकारी सूचनाओं का अधिकार। सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार या स्वतंत्रता। इसके अलावा इसमें एक आगे बताई गई है, 6 नंबर पर बात करते हैं धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन का अधिकार। धरना प्रदर्शन का अधिकार अर्थात हड़ताल का अधिकार बताया गया है। हड़ताल। तो बात करें अनुच्छेद 19 एक की, तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कुछ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन की स्वतंत्रता है, चुप रहने की स्वतंत्रता है, फोन टेप करने के विरुद्ध स्वतंत्रता है, सरकारी जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार या स्वतंत्रता है, और धरना प्रदर्शन करने को हमें अधिकार या स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 19 एक में बताई गई है। और एग्जाम में प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है पूछा भी गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई है। तो आंसर आएगा हमारा 19 एक के तहत
क्या दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, विज्ञापन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चुप रहने की स्वतंत्रता दी गई है, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, और दूसरा हमें क्या दिया गया है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 ए बी। अनुच्छेद 19 एक बी। अनुच्छेद 19 एक बी, इसमें क्या है, इसमें हमें सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति क्या कर सकता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन संपन्न कर सकता है, उसकी हमें अनुच्छेद 19 एक बी में क्या दी गई है, स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के में दी गई है कि हम बिना शस्त्र के क्या कर सकते हैं, बिना शस्त्र के हम क्या कर सकते हैं, बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है बिना शस्त्र के। इसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 एक सी। अनुच्छेद 19 एक सी की, अनुच्छेद 19 एक सी, अनुच्छेद 19 एक सी की बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि हमें क्या है, संघ बनाने का अधिकार है और उसे नियमित रूप से सुनिश्चित करने का अधिकार है, आयोजित करने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं उसे नियमित रूप से सुनिश्चित एवं उसे नियमित रूप से सुनिश्चित संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं उसे नियमित रूप से सुनिश्चित आयोजित करने का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हम क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं और सहकारी समितियां बना सकते हैं। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 19 वन सी में, अनुच्छेद 19 एक सी में बताया गया है कि हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है और हम उस संघ को क्या सकते हैं, नियमित रूप से सुनिश्चित आयोजित करने का अधिकार दिया गया है उस संघ का। तो हम क्या बनाते हैं, संघ बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं या सहकारी समितियां बना सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 एक सी में बताया गया है कि हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 एक बी में बताया गया है कि हम शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 1 ए में बताया गया है कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 एक ए, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक बी, और हमें संघ बनाने की और उसको नियमित रूप से आयोजित करने की अनुच्छेद 19 एक सी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 एक चार, चार का मतलब डी, अनुच्छेद 19 एक डी। इसमें क्या है, हमें इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है अनुच्छेद 19 एक डी में, इसमें बताया गया अबाध रूप से, अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता, अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता, अर्थात हमें अनुच्छेद 19 एक डी के तहत घूमने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। हमें कोई भी हमारे ऊपर घूमने पर कोई क्या नहीं लगा सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हम इसके क्या कर सकते हैं, आराम से एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में घूम सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से।
आबाद विचरण करने की, हमें घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 डी में दी गई है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 19(1)(ई). अनुच्छेद 19(1)(ए) में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 19(1)(ई) में बताया गया है। अनुच्छेद 19(1)(ई) में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19(1)(ई) में बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमने यहाँ पे क्या कर ली, विचरण कर सकते हैं। अब विचरण करने के लिए रहने की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या चाहिए? आवास की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद ई में क्या दिया है? आवास या निवास की स्वतंत्रता। आवास या निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(ई) में दी गई है। अनुच्छेद 19(1)(ई) में क्या दी गई है? आवास या निवास की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद बात करें आगे, अनुच्छेद 19(1)(f). ये क्या था? हमारे संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार। इसमें हमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(f) में था संपत्ति का अधिकार या संपत्ति की स्वतंत्रता थी कि हम कहीं पे भी संपत्ति लेकर रह सकते हैं, लेकिन इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसको स्वतंत्रता के अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(1)(जी). अनुच्छेद 1(19)(जी). इसमें क्या है? इसमें है अनुच्छेद 1(19) में है आजीविका की स्वतंत्रता या आजीविका का अधिकार। आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता की हम क्या कर सकते हैं? अपना जीवन यापन करने की में क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1)(जी) में। तो वापस हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। इसमें अनुच्छेद 19(1) में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है: प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता, सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, और एक है लास्ट में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। इसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन के बाद क्या करेगा आदमी? अगली अनुच्छेद में सभा करेगा या संघ बनाएगा, और संघ के बाद क्या करेगा? वो इधर उधर घूमेगा, और घूमने के बाद क्या होगा? उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? आवास की आवश्यकता होगी। रहेगा या निवास की आवश्यकता होगी। घूमने जाएगा तो, और जब वहां पे रहेगा तो उसको आजीविका की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 19(b) में क्या है? सम्मेलन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद डी में, 19(1)(d) में क्या है? आबाद विचरण या घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(e) में आवास या निवास की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(g) में आजीविका की स्वतंत्रता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिनकी संख्या पहले 7 थी। अनुच्छेद 19 में पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में हम बात करें तो कितनी स्वतंत्रताएं हैं?
छह स्वतंत्रताएं दी है हमें। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ए में, सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक बी में, इसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक सी में, इसके बाद हमें क्या किया गया है, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 एक डी में, इसके बाद आवास या निवास की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 एक ई में, और इसके बाद अनुच्छेद 19 एक जी में हमें आजीविका की स्वतंत्रता दी गई है। और जो अनुच्छेद 19 ऐप था उसको संपत्ति का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 में छह स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिनकी संख्या पहले कितनी थी, 7 थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तो छह स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहले 7 थी, एक हटा दी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 2। अनुच्छेद 19 2 अनुच्छेद 19 2 में क्या है, अनुच्छेद 19 2 में बताया गया है कि कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं, कि हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक के तहत दी गई है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, कुछ सीमाएं भी रखी गई है, ताकि हमें उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। वो सीमाएं क्या हैं, इसमें दी गई है। एक तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस प्रकार प्रयोग करें कि भारत की संप्रभुता व अखंडता बनी रहे। दूसरी है इसमें राज्यों की सुरक्षा बनी रहे, राज्यों की सुरक्षा। तीसरी इसमें है विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। चौथा इसमें है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। पांचवा इसमें है मानहानि, इसके बाद आगे बात करें, छठा इसमें है लोक व्यवस्था। सातवां इसमें है नैतिकता। आठवां इसमें है अपराध उद्दीपन। ये सीमाएं लगाई गई हैं, इनके आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। अनुच्छेद 19 2 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, उस पर कुछ अवरोध लगाया गया है। उसमें भारत की संप्रभुता व अखंडता नष्ट नहीं होनी चाहिए, राज्यों की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध होना चाहिए, न्यायालयों की अवमानना नहीं होनी चाहिए, किसी की मानहानि नहीं होनी चाहिए, और लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए, और अपराध उद्दीपन का कार्य नहीं होना चाहिए। ये 8 सीमाएं लगाई गई हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 3 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 19 में सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सम्मेलन कर रहे हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, वो भंग नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। तो वो है, एक तो है भारत की संप्रभुता व अखंडता, भारत की संप्रभुता व अखंडता। दूसरा है लोक व्यवस्था, दूसरा क्या है, लोक व्यवस्था बनी रहनी
चाहिए। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता पर जो सीमाएं हैं उससे भारत की संप्रभुता व अखंडता, इस प्रकार का सम्मेलनों की भारत की संप्रभुता व अखंडता बनी रहे और दूसरे की लोक व्यवस्था भी बनी रहे, लोक व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आप सम्मेलन कर सकते हो। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई गई हैं कि भारत की अखंडता व संप्रभुता बनी रहे और लोक व्यवस्था बनी रहे। यह अनुच्छेद 19(3) में बताया गया है। अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) में क्या है? अनुच्छेद 19(4) में कुछ सीमाएं हैं, वो हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं कि आप संघ बना रहे हो और संघ बनाने भी कुछ सीमाओं का लगाई गई है ताकि हमारी एकता अखंडता ये सब बनी रहे। तो इसमें है नंबर 1 तो है भारत की संप्रभुता व अखंडता। भारत की संप्रभुता व अखंडता ये बनी रहनी चाहिए। दूसरा इसमें लोक व्यवस्था। दूसरा क्या है इसमें? लोक व्यवस्था, कि लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और एक तीसरा इसमें नैतिकता, कि नैतिकता का भी हमें क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। नैतिकता का हनन नहीं होना चाहिए। तीसरा इसमें नैतिकता। इससे पहले हमने बात की सम्मेलन की। सम्मेलन पे क्या लगाई गई है? कुछ सीमाएं लगाई गई है अनुच्छेद 19(3) के तहत। इसमें दो बताया गया है कि भारत की संप्रभुता और लोक व्यवस्था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि सम्मेलन की संहिता पर कितनी प्रकार की सीमाएं लगाई गई है। तो कितनी प्रकार की सीमाएं लगाई गई है? 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की सीमाएं लगाई गई है? यहाँ पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई है। 2 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की सीमाएं लगाई गई है? 2 प्रकार की सीमाएं। भारत की संप्रभुता व अखंडता और लोक व्यवस्था। अगला है अनुच्छेद 19(4), संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं। यहाँ पर भारत की संप्रभुता अखंडता है, लोक व्यवस्था है, एक और जोड़ दिया गया है नैतिकता। तो यहाँ पर क्या लगाई गई है? यहाँ पर 3 प्रकार की, यहाँ पर 3 प्रकार की सीमाएं लगाई गई है। 3 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। किस पर लगाई गई है? संघ बनाने की स्वतंत्रता पर 3 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। भारत की संप्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता। और सम्मेलन पर 2 प्रकार की लगाई गई है, भारत की संप्रभुता व अखंडता और लोक व्यवस्था। उसमें नैतिकता नहीं है और संघ में क्या है? नैतिकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(5). अनुच्छेद 19(5) में बताया गया है, अनुच्छेद 19(5) में क्या है? अनुच्छेद 19(5) में है अबाध विचरण अर्थात घूमने एवं निवास करने की स्वतंत्रता की सीमाएं। घूमने व निवास करने की जो स्वतंत्रता है उस पर भी क्या लगाई गई है? कुछ सीमाएं बताई गई है। उन सीमाओं का उल्लेख किया गया है कि वो क्या है, वो सीमाएं क्या होनी चाहिए? वो सीमाएं जनसाधारण के हित में है, कि आपका घूमना और निवास करना जनसाधारण के हित में होना चाहिए, जनसाधारण के हित में। दूसरा इसमें बताया गया है जनजातीय क्षेत्रों के हित में या जनजातीय लोगों के हित में। जनजातीय लोगों के हित में। जनजातीय लोगों के हित में। जनजातीय लोगों के हित में कि हम लोगों को संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को अबाध रूप से विचरण करने और निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 19(5) के तहत घूमने और निवास करने की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। वो सीमाएं क्या है? कि जनसाधारण का हित होना चाहिए, उससे उसको जनसाधारण को नुकसान नहीं होना चाहिए, और जनजातियों के लोगों के वो आपका घूमना फिरना और निवास करना हित में होना चाहिए, उनसे उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6), अनुच्छेद 19(6) इसमें क्या बताया गया है? इसमें लगाया गया है हमारे लास्ट वाला आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता। आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं, की सीमाएं
हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और इन पर कुछ सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई गई है। इसमें जो सीमा लगाई गई है वो लगाई गई है जन साधारण के हित में, जन साधारण के हित में, जन साधारण के हित में, कि भारतीय नागरिकों के द्वारा जो आजीविका की स्वतंत्रता प्रदान की गई है भारतीय नागरिकों को, कि आजीविका की स्वतंत्रता में आप इस प्रकार अपना आजीविका को चलाएं कि उससे जनसाधारण का क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए, जनसाधारण को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमने अनुच्छेद 19 की बात की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि किसी के द्वारा अपराध हो जाता है तो उस अपराधी के लिए क्या बताया गया है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 20(1) की। किसकी? 20(1), अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1)(a), सॉरी अनुच्छेद 20(1). इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत, उसी कानून के तहत, किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है, जो कानून, जो कानून अपराध के समय, अपराध के समय लागू था। अर्थात आपराधिक कानूनों का, आपराधिक कानूनों का बूथलक्षी क्रियान्वयन, क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसे उसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा जिस समय वह कानून लागू था। किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो कानून अपराध के समय लागू था। कि उस समय जो अपराध का जो नियम था, जो कानून था, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध हो जाता है तो उस कानून के तहत इसको क्या होगा? अपराधी की सजा या दंडित किया जा सकता है। अर्थात आपराधिक कानूनों का बूथलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अपराध के समय जो कानून लागू था उसी के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। आपराधिक जो कानून है उनका पुराने समय से लागू नहीं किया जा सकता, उनको पिछली बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। इसमें हम एक नोट लिखेंगे, नोट नागरिक कानूनों, नागरिक कानूनों, जो नागरिक के कानून होते हैं, नागरिक कानूनों का बूथलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। जो नागरिक कानून है उनको हम पिछले डेट से, पिछले समय से लागू कर सकते हैं, लेकिन आपराधिक कानूनों को हम बूथलक्षी क्रियान्वयन नहीं कर सकते, पुराने समय से उनको जारी नहीं कर सकते। जिन दिन से उनकी घोषणा होती है उसी दिन वो मान्य होते हैं, जिस दिन को लागू किया जाता है उसी दिन से वो लागू होते हैं। लेकिन नागरिक कानूनों को क्या कर सकते हैं हम? बूथलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20(2)
दो। अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है, अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकती, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। नोट, अगर कोई कर्मचारी है तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई अलग से, विभागीय कार्य अलग से की जा सकती है। कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए क्या किया जा सकता है, 2 बार दंडित या सजा नहीं दी सकती, लेकिन उसके लिए विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। अनुच्छेद 20(2) में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित या सजा नहीं दी जा सकती, और लेकिन उसके लिए क्या हो सकता है, विभागीय कार्यवाही अलग से शुरू की जा सकती है, विभागीय कार्यवाही अलग से की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है, अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है। इसमें बताया गया है कि यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद व्यक्ति के सशरीर उपस्थित होने, सशरीर उपस्थित होने, सशरीर उपस्थित होने, सशरीर उपस्थित होने, अंगूठे के निशान, अंगूठे के निशान, खून का नमूना, खून का नमूना, हस्ताक्षर आदि से संरक्षण प्रदान नहीं करता है। जो अनुच्छेद 20(3) है, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने के लिए, अंगूठे का निशान देने के लिए, खून का नमूना देने के लिए, अपने साइन देने के लिए आदि अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो उनसे संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, वो तो उसको देना ही होगा।
उसके लिए छूट नहीं है कि अपने खिलाफ क्या, अपने विरुद्ध क्या नहीं सकता, वो गवाही नहीं दे सकता, इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसको जरूरत पड़े तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा, अपने अंगूठे का निशान भी देना पड़ेगा, खून का नमूना भी देना पड़ेगा, अपने साइन भी देने पड़ेंगे। इसके लिए इस अनुच्छेद के तहत उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? उसको संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। और इसमें नोट लिखना कि सिविल मामलों में, नोट, नागरिक मामलों में या सिविल मामलों में, नागरिक मामलों में या सिविल मामलों में यह मान्य या लागू नहीं होता है। और नागरिक मामलों में ये जो अनुच्छेद के तहत आपको संरक्षण प्रदान किया गया है वह लागू नहीं होता है, वह लागू, नोट सील मामलों में यह अनुच्छेद लागू या मान्य नहीं होता है। कि हमें व्यक्ति को क्या दी गई है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको शरीर से उपस्थित होना पड़ेगा, अंगूठे का निशान देना पड़ेगा, खून का नमूना देना पड़ेगा, हस्ताक्षर आदि से उसको संरक्षण प्रदान नहीं करता था, ये सब चीजें देनी पड़ेगी। लेकिन सिविल मामलों में यह मान्य नहीं होता है, यह अनुच्छेद मान्य नहीं होता है। सिविल मामलों में उसको क्या देनी पड़ती है, अपने विरुद्ध गवाही देनी पड़ती है। कि सिविल मामलों में जो कानून है ये लागू नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, इसको हम बोल सकते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार या प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बताई गई है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राण व दैहिक, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। कि राज्य द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब इसमें हम बात करेंगे दो वाद की, एक 1950 में गोपालनवाद होता है और एक 1978 में मेनका गांधीवाद होता है। 1950 के गोपालनवाद में उच्च न्यायालय निर्णय देता है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वह अपने निर्णय में बताता है कि विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया के तहत वह संकीर्ण व्याख्या करता है और बताता है कि न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के स्वेच्छाकारी कार्यों की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, लेकिन विधायिका के द्वारा जो स्वेच्छाचारी कार्य किए जाते हैं उनकी समीक्षा नहीं की है, उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन मेनका गांधीवाद में इसकी उसने क्या की, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की क्या ही विस्तृत व्याख्या की और उसमें बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जगह विधि की सम्यक प्रक्रिया का अर्थ लिया जाए। और ये कहा गया है कि न्यायालय क्या कर सकता है, जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, वो कार्यपालिका व विधायिका द्वारा जारी स्वेच्छाकारी कार्यों की समीक्षा कर सकता है। तो अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब हम पढ़ते हैं वाद, गोपालनवाद। अनुच्छेद 21 से संबंधित है वो गोपालनवाद। गोपालनवाद 1950, गोपालनवाद 1950, इसमें उच्चतम
न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका केवल न्यायपालिका केवल कार्यपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी कानूनों की समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका अर्थात विधायिका द्वारा यह विधायिका द्वारा स्वेच्छाचारी कानूनों या कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है। गोपालनवाद 1950 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत जो न्यायपालिका है वो क्या कर सकती है, केवल कार्यपालिका द्वारा जो स्वेच्छाचारी कार्य कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा कर सकती है। यदि कोई कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है तो उनकी समीक्षा नहीं कर सकती। केवल कार्यपालिका के आदेशों की क्या कर सकती हो, न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है, लेकिन विधायिका के द्वारा जो आदेश कानून जारी किए जाते हैं उनकी समीक्षा नहीं कर सकती। इसमें उसने किसमें अर्थ लिया, इसमें इसका क्या किया, इसका संकीर्ण व्याख्या की। इसमें न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की। इसमें न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की। यदि कोई कानून अतार्किक अन्यायपूर्ण यदि कोई कानून अतार्किक अन्यायपूर्ण असंगत है तथा वह नैसर्गिक न्याय अर्थात प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तब भी न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। तब भी न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 21 के तहत गोपालनवाद में कहा कि यदि कोई कानून है जो अतार्किक है, अन्यायपूर्ण है, असंगत है और वह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है तब भी न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर सकती यदि वह कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है। यदि कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया है तो उसकी समीक्षा कर सकती है, लेकिन अगर विधायिका के द्वारा बना सकता है तो उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। इसमें अनुच्छेद 21 की भी क्या की गई, संकीर्ण व्याख्या की गई। और अनुच्छेद 21 में इसलिए बताया कि जीवन जीना क्या है, कि जीवित रहना और बंधक नहीं बनाया जाना क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 21
की भी संकीर्ण व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवित रहना और बंधक नहीं बनाया जाना जाना ही प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा अनुच्छेद की व्याख्या की संकीर्ण व्याख्या की और कहा कि व्यक्ति का जीवित रहना और बंधक नहीं बनाया जाएगा है प्राण व देह की स्वतंत्रता है।